नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इंसर्ट मेन्यू के पाइवोट टेबल के बारे में। आज हम उसके नीचे सारे ऑप्शन को देखने वाले हैं, उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन को। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं कि जैसा कि यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं और इन बहुत सारे ऑप्शन को हमने अपने लिब्रे ऑफिस का जो राइटर था उसमें हमने इन सभी ऑप्शन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के ऑप्शन हैं, ठीक है। उन्हीं ऑप्शन को उठा करके फिर से एक बार रिपीट किया गया है। इसके आगे जब आप कैल्क को ख़त्म कर लेंगे, आप इम्प्रेस पढ़ेंगे तो इम्प्रेस में भी आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं एक बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन ऑप्शन को एक बार आप खुद से देखें, समझें और करें। अगर तब भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आगे फिर से उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और जिन लोगों ने हमसे राइटर की क्लास नहीं लिया है, राइटर को नहीं पढ़ा है, तो कुछ दिन का वेट करें। जैसे ही कैल्क और इम्प्रेस ख़त्म होगा मैं जल्द ही राइटर की वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, आप राइटर को देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप बाकी ऑप्शन की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस मेन्यू में हमें और कुछ क्या नया सीखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने पाइवोट टेबल देखा था पीछे, और अगर पाइवोट टेबल आपने नहीं पढ़ा है या इसके पीछे ऑप्शन नहीं पढ़े हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से क्लिक करके पिछली क्लास को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे हमको मिलता है एक ऑप्शन OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है, मीडिया के बारे में पढ़ा हुआ है, शेप एंड फंक्शन एक नया ऑप्शन है। तो फंक्शन के बारे में समझ लीजिए कि फंक्शन क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ही कुछ फंक्शन के बारे में बताया था, कुछ फार्मूला के बारे में बताया था। तो ये जो यहाँ पे फंक्शन का ऑप्शन, जहाँ पे कैल्क के अंदर मौजूद सारे फंक्शन को हमारे सामने रखा जाता है, आप जिन फंक्शन का यूज करना चाहते हैं उन फंक्शन को आप यहीं से क्लिक करके या फिर यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं उस फंक्शन को, और फिर इस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से आप सेल के अंदर फंक्शन को अप्लाई कराते हैं। बेसिकली आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि कैल्क के अंदर क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं, उनके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हैं, उनकी डिटेल भी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको जब आप सेल के अंदर अप्लाई करते हैं तब भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सैकड़ों फंक्शन होते हैं जो आपके सिलेबस में फंक्शन है, CCC और O लेवल का सिलेबस में उन सभी फंक्शन को मैंने बताया है। कुछ फंक्शन को अभी मैंने होल्ड करके रखा है, ये ऑप्शन ख़त्म होने के बाद मैं उन फंक्शन को बताऊंगा। तो ये फंक्शन बस आपको यहाँ पे लाइब्रेरी मिलते हैं, यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। इंसर्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको नेम रेंज। नेम रेंज ऑप्शन क्या है, ये किस लिए है, मैं आपको बता दूं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने कैल्क के अंदर कुछ नंबर को लिखा हुआ है, ये नंबर है, इन नंबर्स को हमें बार बार कहीं ना कहीं जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं बस एक नंबर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसी प्रकार से आपका कुछ लंबा चौड़ा डेटा हो सकता है। तो इन नंबर्स को मैं यहाँ पे अगर अभी जोड़ना है तो मैं सम फंक्शन लगाऊंगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की रेंज दूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मुझे इसका आउटपुट मिल जाता है, इसका योग मिल जाता है। अगर मैंने कहूँ कि मुझे इस जगह पे उन्हीं नंबर को जोड़ के दिखाओ तो आप क्या करेंगे, फिर से इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप जो है डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और अगर मैं इसी प्रकार कहूँ कि आप एक नई सीट पे उसी संख्याओं का योग दिखाओ, फिर से आप लगाएंगे सम और फिर जाएंगे यहाँ अपने पिछली सीट पे और अपने डेटा को देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे डिटेल निकल के आ जाता है, उसका योग निकल के आ जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी जो योग कर रहे हैं हम, उस योग को करने के लिए बार बार हमें सम फंक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा क्या करें कि सम फंक्शन तो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ही, बार बार हमको रेंज देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा क्या करें कि वो रेंज ना देना पड़े,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक नाम डिफाइन कर लेंगे, इतनी दूर एरिया का नाम देख लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ थोड़ा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। सपोज करिए कि ये कोई क्लास है, ठीक है, इस क्लास में कोई लड़का है जो CCC कर रहा है, कोई दूसरा लड़का है जो कि O लेवल कोर्स कर रहा है यहाँ पे, ओके, कोई लड़का O लेवल कोर्स कर रहा है, ये CCC की क्लास हुई, ये O लेवल की क्लास हुई, और इधर कोई एक क्लास है जिसमें ADCA के लड़के बैठे हुए हैं जो ADCA कोर्स कर रहे हैं। हर कोर्स में हर क्लास में मान लीजिए 100 किसी में, 200 किसी में, 300 इस प्रकार से लड़के हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे O लेवल इस क्लास के जितने भी लड़के हैं जो O लेवल का क्लास है इसके सारे लड़कों को बुलाना है, तो आप सीधा सा फंडा अपनाएंगे। आप बस यहाँ पे एक नाम बोलेंगे कि O लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे पास में आ जाए। ठीक है, या फिर इस क्लास के सभी लड़कों को बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे, यही तो कहेंगे कि CCC कर रहे सभी स्टूडेंट यहाँ आ जाए। तो CCC जितने भी स्टूडेंट कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि आपने उन सभी को एक कॉमन नाम दे दिया है कि CCC, और उनको पता है कि हम CCC के ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो वो लड़के आ जाते हैं आपके पास। तो ये तो एक बस बेसिक सा एग्जाम्पल हुआ। कुछ उसी प्रकार से ये जो हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक नाम है, मान लीजिए ये वो कोर्स कर रहे लड़के हैं और इनका हम एक कोर्स डिफाइन कर देंगे, या एक कह ले कि एक क्लास डिफाइन कर देंगे, एक नाम दे देंगे कि आप सभी का एक कॉमन नाम है A। और जब कभी मैं A को बुलाऊंगा कहीं पे भी तो आप सीट पे, और सीट पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेम रेंज का। नेम रेंज में आप जैसे जाएंगे पहला ऑप्शन मिल जाता है डिफाइन, आपको यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिफाइन पे क्लिक करते हैं, डिफाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसका एक नाम डिफाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं वापस सीट, और इसके बाद में यहाँ पे नेम रेंज और यहाँ पे डिफाइन। डिफाइन में हमने रेंज तो दिया ही है, बस इसका नाम दे देंगे जो भी आप नाम देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल पे इसका नाम रख देते हैं A, ओके, A हमने इसका नाम रख दिया है और यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इतनी दूर एरिया का नाम अगर हम देखें तो यहाँ एड्रेस बार में A आ रहा है। आप चाहते तो इसका एक शॉर्टकट भी था कि इनको सेलेक्ट करके हम यहीं पे नाम टाइप कर देते, तब भी हो जाता, आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल अभी अगर मुझे उन सभी को जोड़ना है कहीं पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, बस मैं इनका नाम लिखूंगा A, और A लिख करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर दूंगा, तो देखिए उसका योग आ चुका है। कैल्क ने क्या किया, ढूंढा कि A नाम की रेंज कहाँ पर डिफाइन की गई है, उसको ये रेंज मिली और उसने सबको सम कर दिया। अगर हमने सम फंक्शन लगाया है तो वो सम करके दिखाएगा। अगर हम काउंट फंक्शन लगा दें और फिर उस नाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो टाइप कर दीजिए या तो आप आइए इंसर्ट नेम रेंज में, अब वो नेम आपको मिलेगा और यहीं पे आप पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो रेंज का नाम आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर करिए, तो यहाँ पे काउंट फंक्शन में उस रेंज का इस्तेमाल कर लिया। तो कोई रेंज है जिसका बार बार ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, आप उस रेंज का एक नाम दे सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। तो यही था ये रेंज ऑप्शन, जहाँ पे हम पहले रेंज डिफाइन करते हैं और फिर यहाँ से उनको पेस्ट कराते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो सारे हमको पुराने ऑप्शन ही मिलते हैं नीचे, यहाँ पे कुछ नया नहीं मिलता। ठीक है, ये पुराने ऑप्शन राइटर में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन ऑप्शन की आप प्रैक्टिस करेंगे और नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो कुछ दिन वेट करें, वीडियो मिल जाएगी आपको। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और हो सके तो शेयर और लाइक भी करें। आगे चलते हैं हम फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी वही कहानी फिर से है, कुछ पुराने ऑप्शन हैं तो कुछ नए ऑप्शन हैं। अगर हम यहाँ पे नए ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन मिलता है हमको सेल्स, और सेल्स ऑप्शन का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ फीस के बारे में लिख रहे हैं, हम यहाँ पे फीस लिख रहे हैं और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे जैसे मैं फीस लिखूँ, यहाँ पे एंटर मारूँ, तो इस फीस के साथ में, इस अमाउंट के साथ में रुपीज़ वर्ड आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे होता ये है
कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट पे चलेंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ सेल्स पे चलेंगे जिसका शॉर्टकट Ctrl+1 है। तो ये आपके एग्ज़ाम में इसका शॉर्टकट पूछा गया है कई बार, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा Ctrl+1। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये फॉर्मेट सेल का एक विंडो आ जाएगा आपके सामने। तो कुछ यहाँ पे जैसे करेंसी के बारे में कुछ तो दिया गया है कि आप रुपीज़ का सिंबल लगाना चाहते हैं, यहाँ से लगा लीजिए, और उसका आउटपुट कैसा होगा यहाँ पे हमें दिखाया गया है इस जगह पे कि इसका आउटपुट ऐसा नज़र आएगा कुछ। तो आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है अपने हिसाब से कुछ देना चाहते हैं तो ये जो आपको फॉर्मेट कोड ऑप्शन आ रहा है इसको हटा दीजिए, 0 लगाइए यहाँ पे 0 और स्पेस दीजिए। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, इसके पीछे भी लिख सकते हैं, जिधर भी आप लिखना चाहें। तो मैंने लिखा 0 स्पेस, और 0 हमारे नंबर को इंडिकेट करेगा, और इसके बाद में डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे रुपीज़ वर्ड RS लिख दूंगा और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो अब आप देखिए इसके आगे रुपीज़ लिखा गया, और इसके नीचे सेल में जब जब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो उसके साथ में रुपीज़ लिखा आ जाएगा एंटर मारते ही। मैंने इस तरीके से रुपीज़ क्यों लिखा, मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था 852 रुपये ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीक़े को क्यों नहीं अपनाया, इसका रीज़न क्या है, क्यों हम वहीं से गए उसको देने के लिए। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए, मान लीजिए हम पहले तो कुछ और अमाउंट को लिख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए, तो कुछ अमाउंट यहाँ लिख दिया, कुछ अमाउंट यहाँ लिख दिया। यहाँ देख रहे हैं आप रुपीज़ वर्ड वही यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए ये सेल के राइट साइड में ये जो डेटा है ये सेल के राइट साइड में है और ये सेल के लेफ्ट साइड में है। अब आप सोच रहे होंगे लेफ्ट और राइट आने से क्या होगा, तो ज़रा मैं और भी चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फीस और यहाँ पे ये कुछ अमाउंट है, तो ये अमाउंट भी राइट साइड में है, ये फ़ी भी राइट साइड में है। ये जो फ़ी है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग, ठीक है, यानी एक टेक्स्ट है। और यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कि राइट साइड में होती है। तो एक्सेल जो है या फिर कैल्क जो है वो स्ट्रिंग को हमेशा लेफ्ट में लिखता है और न्यूमेरिक को हमेशा राइट में लिखता है। ओके, और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ योग होता है तो नंबर को ही जोड़ा जाता है, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं जुड़ती, कभी A+C नहीं जुड़ता। जब भी जुड़ेगा 4, 5, 6, 7 ये नंबर जुड़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमने दिया है ये एक नंबर फॉर्मेट पे है और ये जो चीज़ अभी यहाँ पे आ रही है ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ओके, तो अगर हम खुद से मैन्युअली कोई नंबर टाइप करके अगर उसके साथ में पीसेस, रुपीस इस प्रकार सा कोई कैरेक्टर टाइप कर देते हैं तो वो स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है, अब ये न्यूमेरिक नंबर नहीं रहा, और न्यूमेरिक नहीं रहा तो ये जुड़ेगा भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई करा दूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक की रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 रिजल्ट मिल रहा है। जबकि यहाँ पे हमने सम फंक्शन लिखा और यहाँ से यहाँ तक की रेंज दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे हमको इसका योग दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यह वैल्यू जो है जो हमने फॉर्मेट सेल पे जा करके हमने क्या किया है, इसको ये बताया है कि भैया इसमें रुपीज़ वर्ड डाल दो, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है ये मुझे न्यूमेरिक ही रहने दो, न्यूमेरिक ही दो। तो इसने बिल्कुल वैसा ही किया, और यहाँ से अगर हम टाइप करते हैं खुद से तो इसका जो डेटा का टाइप है वो बदल जाता है। तो आप भी फॉर्मेट सेल में जा करके ही ये सारी चीज़ें देखें। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नए ऑप्शन की तरफ। तो नए ऑप्शन में हमें मिल जाता है यहाँ पे एक रो और कॉलम का ऑप्शन। रो और कॉलम के अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो इनमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम से सेम है। तो मैं रो को बताऊंगा, कॉलम को आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, समझिए, आपके लिए होमवर्क है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, समझिए
बिल्कुल एक ही जैसा है, नहीं तो मैं खुद ही बताता हूँ। तो यहाँ पर रो में सबसे पहला ऑप्शन है हाइट। देखिए रो की हाइट अगर बढ़ानी है, जैसे ये रो है, इसकी हाइट को मुझे बढ़ानी है, तो मैं ये जो 9 और 10 लिखा है इसके बीच में जो ग्रिड लाइन है, इसको पकड़ के मैं खुद ही बढ़ा सकता हूँ मैनुअली इस तरीके से। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और रो पे चले जाएं और यहाँ पे हाइट पे क्लिक करें और जितनी भी इसकी हाइट बढ़ानी है हाइट डाल दें और ओके कर दीजिए, तो इसकी हाइट देखेंगे उतनी बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो फालतू की हाइट बढ़ गई है ये हमारी ऑटोमेटिक फिट हो जाए, ठीक है। जितना है हमारा टेक्स्ट बस उतनी ही हाइट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ ऑप्टिमल हाइट पे बस क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये फिर से ऑटो एडजस्ट कर देगा। और इसके बाद में यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे शो का ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए ये 256 235, मैंने कहा ये वाली पूरी की पूरी रो जो है इसको हाइड कर दो, तो इनको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे रो में हाइड पे जा करके क्लिक कर देना है और ये देखेंगे आपकी जो रो है वो हाइड हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 7 के बाद 10 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, अब इनको शो कराना है तो इन दोनों को जिसके जिसके बीच में वो आ रहे हैं उन दोनों को पहले सिलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट में जाना होगा। फॉर्मेट में जाने के बाद रो, इसके बाद यहाँ पे शो पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो डेटा हाइड हुआ था वो वापस शो हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको मर्ज एंड अनमर्ज सेल का। तो मर्ज और अनमर्ज जो सेल है इसका क्या काम होता है, पहले तो हम मर्ज करना सीखेंगे। देखिए अगर कभी कोई डेटा बनाते हैं तो हमको उस सेल को मर्ज करके कुछ बड़ा सा लिखना होता है, तो हम मर्ज करते हैं। मर्ज का मतलब हो जाता है कि आप जो ये अलग अलग सेल हैं इन सभी को एक में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं चल रहा हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे जा कर के क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये आपका जो डेटा है वो मर्ज हो चुका है। मैं यहाँ थोड़ा बॉर्डर लगा दूँ इस पर, और मर्ज हो गया है। उसी के नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, जरा आप पहले उस ऑप्शन को देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम चले मर्ज पे, और यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाता है मर्ज सेल। अभी हमने यूज किया मर्ज एंड सेंटर सेल, अब यहाँ यूज करें मर्ज सेल। अब आपको लग रहा होगा दोनों तो एक ही जैसा है, दोनों में काम अंतर क्या है। तो अगर आप ध्यान दें ये हमने जो ऑप्शन का यूज, अच्छा वही मर्ज ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जो इस पर हमने ऑप्शन लगाया है ये है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज किया है मर्ज, मर्ज एंड मर्ज सेल ऑप्शन यूज किया है। तो अब आपको अंतर दोनों में खुद पता चल गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है। जब भी हम किसी भी क्लिक करके लिखते, मर्ज एंड सेंटर करते हैं अगर, और इसके बाद उस पर लिखते हैं, तो जो भी हम लिखेंगे उसका जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में होगा। ओके, देख रहे हैं आप, इसमें मैंने लिखा वो सेंटर में है। और अगर हम मर्ज सेल कर दें किसी भी चीज़ को और इसके बाद हम उसमें लिखें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, मर्ज सेल होगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट होगा। ओके, मर्ज सेल में यही अंतर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम चलें तो एक ऑप्शन मिलता है हमको प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज ऑप्शन का क्या काम है इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास में एक डेटा बना हुआ है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ये येलो कर देता हूँ, मैं ये येलो में जो डेटा है बस मुझे प्रिंट आउट में इतना ही चाहिए। तो अगर मुझे प्रिंट आउट में सिर्फ इतना डेटा चाहिए, अगर अभी फ़िलहाल के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू चल के देखें, प्रिंट प्रीव्यू क्या है ये आपको भली भांति बताया गया है कि प्रिंट निकालने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है कि हमारा जो मैटर है वो किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू हमको फाइल ऑप्शन में मिल जाता है जिसका शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया गया और हमें क्लिक करना है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई पड़ रहा है कि क्या क्या एक पेज पे प्रिंट होने वाला है। आप देख पा रहे हैं मुझे चाहिए था सिर्फ येलो वाला और यहाँ पे बहुत कुछ डेटा हमें प्रिंट आउट में मिल रहा है, जबकि हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो अब ऐसा क्या करें कि सिर्फ हम जितना चाहते हैं उतना ही प्रिंट आउट होकर के निकले। उसके लिए हमें ये एरिया सेलेक्ट करनी है, फॉर्मेट पे जाना है और प्रिंट रेंज पे जा करके यहाँ से डिफाइन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप डिफाइन करेंगे आप देखेंगे हल्का सा एक बॉर्डर भी आ जाएगा। इस बॉर्डर के बीच में जो डेटा होगा यानी कि ये वाला, यही सिर्फ प्रिंट आउट में निकल के आएगा। अब अगर हम चलें इसका कंट्रोल शिफ्ट ओ से प्रिंट आउट देख लें, प्रिंट प्रीव्यू देख लें, तो अब सिर्फ उतना ही डेटा हमको मिल रहा है जितना हमने फिक्स किया है ना। तो डिफाइन ये ऑप्शन बहुत मदद करता है जब आपको कभी बहुत सारा बड़ा डेटा है और प्रिंट आउट निकालना है, तो ऐसे में ये बहुत आपका हेल्प करेगा। मान लीजिए कि अब मैंने कहा आपसे कि मुझे ये वाला भी डेटा हमें प्रिंट आउट में चाहिए, ओके। और नीचे में कुछ और भी लिख देता हूँ, ऐसा ही रैंडम कुछ टाइप कर दिया, और मुझे ये भी चाहिए, इसको भी ऐड करना है। तो अब इतनी एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिट। तो ये दोनों एक ही जैसे ऑप्शन काम करते हैं, ठीक है। आप ऐड पे जाएं, क्लिक कर दें। हालांकि आपको ऐड की बजाय क्लिक करना चाहिए डिफाइन पे। ऐड पे क्लिक करने से वो ऐड भी नहीं करता, तो आपको क्या करना है, या फिर ऐसा करना होगा आपको, देखो डेटा को एक बार रिफ्रेश करना होगा तब जाकर के वो ऐड करेगा। मतलब ये है कहने का, है दोनों एक ही जैसा। अभी आप देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन बन चुकी है। मैंने एक बार प्रिंट प्रीव्यू किया, फिर वापस आ गया। तो अब अगर हम प्रिंट प्रीव्यू करें तो ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको देखिए ऐड ऑप्शन जो है ये दिया तो है, बट क्लिक करने पे ऐड नहीं करता, ठीक है। तो आपको डिफाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ प्रिंट रेंज पे, और एडिट पे जाकर के क्लिक कर देना है। एडिट में वो पूछ रहा है एरिया कि कितना एरिया है आपका, तो हम वापस एक बार बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करूँ तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा और जो बाकी डेटा था वो हमने ऐड कर लिया, ओके। तो ये होता है डिफाइन प्रिंट ऑप्शन, जहाँ से आप डेटा को डिफाइन कर पाते हैं कि आपको प्रिंट आउट कितना चाहिए। हमने प्रिंट रेंज ऑप्शन को देख लिया, समझ लिया। अब यहीं पे एक ऑप्शन आता है कंडीशनल। इसका पूरा नाम की बात करें तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि ये फॉर्मेटिंग जो शब्द है या फॉर्मेटिंग जो अप्लाई कराते हैं हम यहाँ से भी करा लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, सॉरी फॉर्मेट टूल बार है, जहाँ से हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट टूल बार पे जा करके अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो वही सेम कलर तो सब पे अप्लाई हो गया। तो उसलिए वहाँ पे क्यों दिया गया है, क्या रीज़न है, तो वहाँ पे देने का रीज़न ये है, अगर मैं एक कंडीशन रख दूँ, जैसे अभी क्या है कि सेलेक्ट किया, क्लिक किया, सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन रख दूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जिस चीज़ को, पहले तो मैं वापस आ जाता हूँ, कंट्रोल जेड किया, मैं वापस आ गया। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि जो भी वैल्यू 700 से ऊपर की हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वैल्यू को हाईलाइट करो, किसी एक पर्टिकुलर कलर में मैंने बता दिया। और या फिर मैं कह दूं कि 700 से नीचे जो वैल्यू है उनको हाईलाइट करो, या 700 के जो बराबर हैं उनको हाईलाइट करो। मतलब इस प्रकार से कोई कंडीशन दी जा रही है और फिर उस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या करना है, चीज़ों को एक स्टाइल देनी है। जो भी हमको फॉर्मेटिंग बताया जा रहा है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करवानी है। तो अब ऐसा करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करने के लिए हमको चलना कहाँ पे है, फॉर्मेट में जाने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल पे, और यहाँ कंडीशन पे जाने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले सेल वैल्यू पूछेगा, फिर पूछता है अपनी लॉजिक को समझाओ। मान लीजिए हमने कहा आपसे 700 से ऊपर जितनी वैल्यू है सबको हाईलाइट करो, या 700 को लेकर के और उसके ऊपर वाली वैल्यू को। तो यहाँ पे दिया है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक करते हैं और अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं 700। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई स्टाइल, कौन सी स्टाइल को अप्लाई कराना है यहाँ पे बताइए आप। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार की स्टाइल मिलती है, और यही सारा स्टाइल का जो ये ऑप्शन है वही यहाँ पे दिया भी गया है, स्टाइल मेन्यू करके अलग से, है ना। तो यही ऑप्शन है, यहाँ से आपको कर लीजिएगा, यहाँ से नहीं बताया जाएगा।
तो जैसे मैंने एक स्टाइल दे दिया बैड, तो बैड में ये एक स्टाइल आ रही है, वो एक स्टाइल का नाम हुआ बैड, जिस पे ये कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी और ओके कर देता हूँ मैं। जैसे ही ओके करूँगा तो देखिए 700 के ऊपर जितनी वैल्यू थी सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, अप्लाई हो गई, मतलब वो हाईलाइट हो गई, हमारा कंडीशन रन कर गया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 700 या 700 के बराबर करता हूँ इतनी रेंज में, तो वो उसी पर्टिकुलर कलर में आएगा। और फिर आगे की ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है इसी के नीचे कलर स्केल और डेटा बार। तो देखिए अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग तरीका है अपने डेटा को हाईलाइट करने का। जैसे अगर मैं इनको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट पे चलूं और फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशनल पे जा करके मैं कलर स्केल पे क्लिक करता हूं। तो कलर स्केल में यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू को किस कलर में हाईलाइट करना है, परसेंटाइल या मिनिमम मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है वो वैल्यू बताइए। और मैंने कहा कि इसमें 500 से नीचे जो भी वैल्यू हैं, ठीक है, 500 या फिर 700 भी ले लेते हैं, 700 से नीचे जो भी वैल्यू है उसको येलो कलर में कर दो। मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या कर दो, ग्रीन कलर में कर दो, ठीक है, अलग अलग दे दिया। और इसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद भाई यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो जानी चाहिए थी, बट स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है। अब रीज़न क्या है इसका कि ये स्टाइल जो थी वो अप्लाई नहीं हुई, वो एक बार मैं वापस चेक करूँ। अगर यही चीज़ आप एक्सेल में करें तो एक्सेल में तो तुरंत हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। सेल वैल्यू में एक बार वापस यहाँ पे ले लेता हूँ, सेल वैल्यू लूँगा तो फिर से वही चीज़ आ जाती है मेरे पास में। ऑल सेल लिया मैंने, यहाँ पे अपना कलर बता दिया, सब कुछ तो सही है। ओहो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 700 जो हमारी वैल्यू है उसको येलो में करो, मैक्सिमम को ग्रीन, मिनिमम को ये, और यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। तो वो स्टाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है और ओके करता हूँ अभी। बट ओके करने के बाद में भी वो स्टाइल अप्लाई नहीं हो रही। इसका क्या रीज़न है कि भाई ये कुछ हो सकता है, देखो कैल्क के अंदर कुछ दिक्कतें हैं, तो मैं चेक कर लूँगा एक बार कि ये क्यों नहीं हो रहा है। बाकी ऐसे डेटा बार वगैरह भी है, सेम चीज़ें ही होती हैं, तुरंत के तुरंत वो चीज़ें अप्लाई हो जानी चाहिए, बट अभी इसने अप्लाई क्यों नहीं किया, रीज़न क्या है, तो इस रीज़न को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कुछ एरर हैं इसमें, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं चलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमें मिल जाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। देखो ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, आई थिंक मैं चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है अब हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन है स्प्रेडशीट थीम। स्प्रेडशीट थीम में देखिए अभी जैसे आप सीट को देख पा रहे हैं, तो ये जो हमारी सीट है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, ठीक है, एकदम सादी सी सीट है जिसपे किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ है। तो अगर हम किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट थीम पे क्लिक करेंगे। थीम पे क्लिक करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे एक स्टाइल अप्लाई हो रही है किसी किसी थीम पे, जिसमें हमारी जो पीछे की वर्कशीट है उस पर एक अलग सा बैकग्राउंड अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से दे सकते हैं आकर के अपने थीम ऑप्शन पे। आप कैसा देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करिए और ओके करिए। इसके बाद आपकी जो वर्कशीट होगी उसी रूप में अप्लाई हो जाती है, ओके, और आप काम कर सकते हैं। वापस अगर आपको वैसे ही फिर से नॉर्मल चाहिए, आप फॉर्मेट पे चलिए, फॉर्मेट में चलने के बाद स्प्रेडशीट थीम पे चलिए और यहाँ से स्टैंडर्ड पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, फिर से आप नॉर्मल में आ जाएंगे। इसके नीचे अब सारे पुराने ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पे एक मिलता है स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट में इसके बारे में बताऊँगा कि स्पार्क लाइन क्या है। तो आप एक बार ये फॉर्मेट मेन्यू और यहाँ पे जो स्टाइल है, अभी मैंने बताया आपको स्टाइल के बारे में, वही ऑप्शन फिर से है, ठीक है। तो ये दोनों आप कर डालिए ऑप्शन। और पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन पे लिंक आ रही है और नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो और अगर कोई इसी प्रकार की कोई समस्या है आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ में।